नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं रोलेक्स रिंग्स पे डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस, कंपनी रिस्क, कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी मशीन, बियरिंग, रिंग्स, गियरबॉक्स के पार्ट्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। और ये सभी पार्ट्स अलग अलग व्हीकल्स जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइंस, रेलवे एटसेट्रा में यूज किया जाता है। और रोलेक्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स दोनों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका प्रोडक्ट रेंज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि बेरिंग, रिंग्स, गियरबॉक्स के पार्ट्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इवन इनके हॉट फ्रोज एंड मशीन एलॉय स्टील बेरिंग रिंग्स जो होती है वो 0.01 kg टू 163 प्लस kg तक कैटर करते हैं टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा। और ये सभी कंपनीज इनके पास इसलिए आती है क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट में बहुत अलग अलग साइज के वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा देखें तो इनके 60 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, जो कि 17 अलग अलग कंट्रीज में से हैं, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, थाईलैंड एटसेट्रा। जिसकी वजह से इनकी अच्छी बात ये भी आ जाती है कि इनके पास कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है और साथ ही उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में। तो सबसे पहला रिस्क ये है कि इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनके टॉप 10 कस्टमर से आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 77% था। मतलब कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट के लिए अपने टॉप 10 कस्टमर पे डिपेंड है और आगे चल के ये टॉप 10 कस्टमर्स में से कोई एक या दो कस्टमर्स चला जाता है तो रोलेक्स के रेवेन्यू पे काफ़ी इफेक्ट होगा। और दूसरा मेन रिस्क ये है कि कंपनी के कुछ प्रमोटर्स ने लोन्स के अगेंस्ट अपने शेयर को प्लेज किया हुआ है। तो अगर कल इस लोन्स को वो रिपे करने में डिफॉल्ट करते हैं तो सभी प्लेस शेयर्स उस बैंक के पास चले जाएंगे जिनसे प्रमोटर्स ने लोन लिए हैं, और इन्होंने पहले भी बहुत से लोन्स को डिफॉल्ट किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस लोन्स को भी वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। और इस कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है और कैश काफ़ी कम। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 1217 रुपये पे इसने क्लोज दिया है। तो देखिए, इसका जो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है आपका 1160 रुपये का पहला सपोर्ट है। और चूंकि अपने पहले सपोर्ट के पास में ही है, जो कि इसका 1270 रुपये पे है क्लोजिंग प्राइस, तो पहला सपोर्ट जो है 1160 के उसके पास में ही है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अपने पहले सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने का कोशिश करेगा, या तो ब्रेक डाउन देगा या फिर यहाँ से टच करके रिट्रेट करेगा। रिट्रेट करने की चांस मुझे कम लगता है, क्योंकि अभी स्टॉक में वीकनेस है कुछ, तो मुझे लगता है कि इसे ये ब्रेक डाउन देगा पहले सपोर्ट को। और पहले सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर अगला सपोर्ट निकल के आता है 1000 से 1050 का। ये जो रेंज है ये है इसका दूसरा सपोर्ट, जो कि काफ़ी मजबूत सपोर्ट है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ दूसरे सपोर्ट पे टच करेगा, बट कर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे कम लगता है कि यहाँ पे आएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर पहला सपोर्ट को ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ कहीं से 1100 से कहीं से रिट्रेट करने की कोशिश करेगा, इस रेंज से ही रिट्रेट करने की कोशिश करेगा। खैर, वो तो देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को एवरेज करना हो या किसी को एंट्री करना हो तो अभी होल्ड करें और आराम से 1160 के नीचे आने दे, 1100 रुपये के आसपास में, इस रेंज में 1160 से लेके 1100 के रेंज में आने दे। देन आप यहाँ पे न्यू एंट्री या फिर आप एवरेज करने की कोशिश करिएगा। और अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर दूसरा जो आपका रेंज होगा 1000 से 1050 का, इस रेंज में आप यहाँ पे एवरेज या फिर चाहे तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। कंपनी के इनिशियल रेशियो देखते हैं तो मार्केट कैप देखें तो 3315 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखते हैं तो 25.2 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू देखें तो 175 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 है। आरओसी यहाँ पे 15.6% तो एक डिसेंट और अच्छा सा आरओसी देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें तो 27.7% का आपका आरओई है, 27 समथिंग का आपका आरओई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आरओई देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 से मीन्स आगे आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा इस शेयर में
इंडस्ट्री पी की बात करें तो 23.1 है। तो अगर स्टॉक पी देखें तो अपने इंडस्ट्री पी के पास में ही हल्का सा ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो पी की रेशियो से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट हाँ और नीचे होता तो और अच्छी बात होती। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6.97 है। तो अभी यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी ये लगभग 7 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। ईपीएस की बात करें तो 51.8 है, 51 समथिंग 52 रुपये का ईपीएस आप समझ ले, तो जो कि मुझे कुछ खास ईपीएस नहीं लग रहा है इसका। वही सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -7.46% है, साढ़े 7% का माइनस सेल्स ग्रोथ है, जो कि एक यहाँ पे दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 64.1% है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें तो 18.7 करोड़ का कैश है, जो कि बहुत कुछ खास कैश नहीं है। वही अगर डेट देखते हैं तो 225 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेट है। तो कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा है और कैश काफ़ी कम है, जो कि एक बहुत ही दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 57.6% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अच्छा और ओके सा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे दिक्कत वाली बात मुझे लग रही है वो है कंपनी का डेट। अगर डेट देखें बहुत ज़्यादा है और कैश बहुत कम है, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दूसरी परेशानी की बात, यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस में है, जो कि 7.5% है, जो कि दूसरी एक और बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात मुझे इस कंपनी में देखने को मिल रही है इनिशियल रेशियो पे। खैर आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को भी चेक कर। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो सेल्स देखें तो 2016 से देखते हैं 2021 का सेल्स, तो 2016 से 17 में इंक्रीज हुआ, 18 में भी इंक्रीज हुआ, 19 में भी इंक्रीज हुआ। पिछले 4 साल में मतलब सॉरी 2016 से 19 तक में कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, बट 20 में ये कम हो गया, अच्छा खासा नीचे गिर गया, और 21 में भी ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये पिछले 2020 और 21 पिछले 2 साल में कंपनी का सेल्स गिरा है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि पैंडेमिक की वजह से गिरा होगा, बट टीटीएमएल में ट्रेलिंग 12 मंथ में ये फिर से इंक्रीज हुआ है, जो कि ठीक है। तो देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट पिछले 2 साल में कंपनी का सेल्स गिरा है, जो कि हल्की सी थोड़ी बहुत परेशानी की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी 2016 से अगर देखते हैं 2019 तक में, तो आपका यहाँ पे 21 तक 20 तक में भी आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 21 में कम हुआ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और टीटीएम में फिर से इंक्रीज हो गया। तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, एवरेज अगर निकालते हैं तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं 2016 से 2021 में, तो यहाँ से देखिए 16 से 17 इंक्रीज हुआ, 18 में भी इंक्रीज हुआ, 19 में ये कम हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ एक देखने वाली बात है, परेशानी की बात देखने को मिल रही है कि देखिए सेल्स यहाँ पे कंपनी का 2019 में इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि सेल्स जो है 2019 में इंक्रीज हुआ है, 18 से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका 2016 से 2019 में सेल्स भी इंक्रीज हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, बट यहाँ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पे गिर गया, जो कि एक दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगेन यहाँ 20 में कम हुआ है, और सीधी सी बात है सेल्स कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, तो आपका नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है, तो ये तो होना ही था। खैर उसके बाद फिर आगे चलते हैं, 21 में कंपनी का ये भी कम हुआ था, बट कंपनी का यहाँ पर एक नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि कुछ यहाँ पे नेट प्रॉफिट संभलता हुआ बैलेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है, और टीटीएम में फिर से इंक्रीज हो गया। तो वैसे देखें तो नेट प्रॉफिट में एक दिक्कत वाली बात दिख रही थी 2019 में, बट कंपनी ने फिर से अपने नेट प्रॉफिट को हैंडल कर लिया, संभाल लिया, और टीटीएम में कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत अच्छा और वैसा बैलेंस सा नहीं दिख रहा है, कभी कम कभी नीच, काफ़ी अनबैलेंस सा दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत वाली बात तो लग रही। कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल देखिए तो 2016 से आपका देखें तो 2018 तक तो कंपनी का शेयर कैपिटल फिक्स रहा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है तो कंपनी पे कर्ज की तरह होता है। बट 2019 में कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल कम किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को नीचे कर रही है, कम कर रही है। 20 में फिर से ये और हल्का सा इंक्रीज हुआ, बट कोई बात नहीं। 21 में ये अच्छा खासा ये इंक्रीज हो गया, ठीक ठाक एक इंक्रीज हुआ, जो कि कुछ परेशानी की बात है, बट 21 में कंपनी ने फिर से कम कर लिया, जो कि अच्छी बात है। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कंपनी पे कर्ज की तरह होता है। वही कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो 2016 में तो माइनस में था, 17 में प्लस में आ गई, 18 में इंक्रीज हुई, 19 में भी इंक्रीज हो रही है, 20 में भी इंक्रीज हुई, और यहाँ पे देखें तो कंटिन्यू पिछले 4-5 साल से कंपनी अपने रिजर्व को इंक्रीज कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वही अगर डेट की बात करें तो डेट यहाँ 2016 से देखते हैं 17 में कम की कंपनी ने, 18 में भी कम की, 19 में भी कम कर ली,
20 में भी कम की, 21 में कम की, और यहाँ 21 सितंबर 2021 में, मतलब कि मार्च से सितंबर में भी कम की है। तो देखा जाए जो सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है, कंपनी का डेट अपने डेट को कंटिन्यूअस कम करते हुए नीचे ला रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट में एक अच्छा सा ये देखने को मिला है, कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है। कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2017 से 18 में कंपनी का कम हुआ, 19 में फिर से ये इंक्रीज हो गया, 20 में ये कम हुआ, और 21 में अच्छा खासा नीचे है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि एक परेशानी की कुछ बात है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्रीज होता रहना चाहिए तो अच्छी बात होती, बट यहाँ पे कम या ज़्यादा हो रहा है। खैर ठीक है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर ये देखें तो 2017 माइनस में थी, 18 में प्लस में आ गई, 19 में फिर से माइनस में गई, 20 में प्लस में आई, और 21 में आगे इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे कंपनी का नेट कैश फ्लो स्टेबल नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, मीन्स कभी माइनस कभी प्लस में आ रही है, जो कि एक दिक्कत की बात है। कंपनी का नेट कैश फ्लो या तो स्टेबल रहे या फिर इंक्रीज हो तो अच्छी बात होती है। तो अगर देखा जाए कैश फ्लो कुछ स्टेबल नहीं है। बैलेंस शीट में बस एक चीज़ अच्छी मुझे देखने को मिल रही है कि कंपनी का अपने डेट को कंटिन्यूअस कम करिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बट बहुत ख़राब भी नहीं है। और यहाँ पे जो कि इसका इनिशियल रेशियो था, वहाँ पे भी चूँकि कैश बहुत कम है या डेट बहुत ज़्यादा है, तो एक दिक्कत वाली बात है। तो ओवरऑल देखिए तो कंपनी का फाइनेंशियल मुझे यहाँ पर कुछ खास या बहुत अच्छा सा देखने को नहीं मिल रहा है, खास भी नहीं देखने को मिल रहा, कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली कंपनी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और पर्सनली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें, देन आप डिसीजन लें। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।